प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर निमिष सबिता की ओर से स्वागत करता हूं। हमने पूर्व के वीडियो में यह अध्ययन किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूरे इतिहास को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसके नेतृत्व में इस देश में स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, उसको प्रमुख रूप से हमने उदारवाद का युग, उग्रवाद का युग एवं गांधी युग में बांटा था। इसमें हमने कांग्रेस के स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी के उदारवाद के युग के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। गत वीडियो में हमने इसका जो द्वितीय चरण था 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी का जो युग था, जिसे हम उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग कहते हैं, के बारे में अध्ययन किया था। हमने यह भी अध्ययन किया था कि किन परिस्थितियों में या किन कारणों की वजह से भारत का जो तरुण दल था या भारत का जो युवा था, वो उदारवादी राजनीति से कैसे विमुख हुआ, वह किन परिस्थितियों के कारण वह उग्रवादी विचारधारा की ओर उन्मुख हुआ। हमने यह भी पढ़ा था कि उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, किन परिस्थितियों की वजह से भारत में उग्रवादी विचारधारा पनपी थी। हम आज यह देखेंगे कि इन उग्रवादियों के राजनीतिक उद्देश्य क्या थे। पुराने उदारवादी नेताओं के विपरीत इस नई विचारधारा का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य क्या था। तो हम देखते हैं कि जो प्रमुख उग्रवादी नेता थे वह थे लाल बाल पाल व अरविंद घोष। इसके अलावा कई ऐसे उग्रवादी नेता थे जिनके नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला था। लेकिन इसके जो प्रमुख नेता, जिनको भी इतिहास में लाल बाल और पाल के नाम से जानते हैं, तथा इन्हीं के साथ एक और प्रमुख नेता थे अरविंद घोष, जिन्होंने कि पूरे उग्रवादी जो युग था उसके नेतृत्व में जो आंदोलन चला, राष्ट्रीय आंदोलन, उसका नेतृत्व इन्हीं 4 प्रमुख नेताओं ने किया था। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया था। जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दूसरे जो प्रमुख उग्रवादी नेता थे अरविंद घोष, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति आदि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। अर्थात अरविंद घोष के विचारों में यह बात थी कि यदि हमें हमारा सामाजिक उत्थान करना है, शैक्षणिक उत्थान करना है, या हमें हमारी औद्योगिक प्रसार करके हमारी आर्थिक स्थिति को यदि सुदृढ़ करना है, या एक भारतीय के रूप में यदि विश्व में हमारी पहचान स्थापित करनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जहां हम यह भी देखते हैं कि जो उदारवादी दल के समय में उदारवादी नेताओं की यह धारणा थी कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही औपनिवेशिक स्वशासन प्राप्त करना है। उसी के विपरीत उग्रवादी जो नेता थे, उनका यह मानना था कि ब्रिटिश शासन का अंत कर ही हम स्वराज्य या स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। उदारवादी और उग्रवादियों में जो प्रमुख अंतर था वह यही था कि उदारवादी जो नेता थे वे यह विश्वास करते थे कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वशासन चाहिए, और उग्रवादी जो नेता थे वह यह मानते थे कि हमें ब्रिटिश शासन का अंत करके स्वराज्य या स्वशासन प्राप्त करना है। ये नेता जो थे वो अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन एवं आत्म बलिदान में विश्वास रखते थे। अर्थात इन उग्रवादी नेताओं
के द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित होते थे वो पुराने उदारवादी नेताओं की जो प्रवृत्ति थी या उनके जो तरीके थे, जैसे कि याचना करना, अनुनय विनय करना, ज्ञापन देना, उसके विपरीत ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन एवं आत्म बलिदान में विश्वास रखते थे। अब इन उग्रवादियों के कार्यक्रम क्या थे? किन किन तरीकों से ये ब्रिटिश शासन के समक्ष अपनी मांगों को रखते थे, या किन कार्यक्रमों के द्वारा ये भारतीय जनता में एक नई राजनीतिक चेतना को जागृत करते थे? वह है, इन उग्रवादियों ने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं जताया। उन्हें अधिकारों की प्राप्ति हेतु याचना करने या फिर गिड़गिड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन उग्रवादी नेताओं के जो प्रमुख कार्यक्रम थे वह निम्न प्रकार थे, जिसमें पहला कार्यक्रम जो कि काफी पॉपुलर भी हुआ था वह था बहिष्कार का। हम देखते हैं कि इन उग्रवादी नेताओं के द्वारा भारतीय लोगों से यह अपील की गई कि वे विदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक बहिष्कार करें, विदेशी संस्थाओं के नेतृत्व में जो सरकारी नौकरियां थी तथा कई ऐसी उपाधियां जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दी गई थी, उन सभी चीजों का बहिष्कार किया जाए। इससे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से ब्रिटिश व्यापारियों को, ब्रिटिश सत्ता को काफी आर्थिक नुकसान होना था तथा इन बहिष्कार कार्यक्रमों के द्वारा वे ब्रिटिश सरकार को दबाव में लाने के लिए मजबूर भी कर रहे थे। इसी बहिष्कार के विपरीत ही उनका जो दूसरा प्रमुख कार्यक्रम था वह था स्वदेशी, अर्थात विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के फलस्वरूप हमें धीरे धीरे स्वदेशी उत्पादों या स्वदेशी जो वस्तुएं उनको अंगीकार करना है। स्वदेशी वस्तुओं के अंगीकार करने से कई भारतीयों को आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होगा, स्वदेशी उद्योग पनपेंगे, कुटीर उद्योगों का विकास होगा, हस्तशिल्प उद्योगों का विकास होगा और इन सब के फलस्वरूप यदि भारतीय व्यक्ति धनी होंगे तो वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के द्वारा जो चलाया जा रहा आंदोलन है उसको कहीं न कहीं सहयोग मिलेगा और भारतीय लोगों को स्वरोजगार की भी प्राप्ति होगी। अतः उन्होंने स्वदेशी आंदोलन बड़े जोर शोर से चलाया और यह स्वदेशी आंदोलन 1905 के अंदर बंगाल विभाजन के बाद एक बहुत बड़ा अस्त्र के रूप में साबित हुआ और जिसकी वजह से इन्होंने ब्रिटिश सरकार को झुकने के लिए मजबूर भी किया। तीसरा जो इनका कार्यक्रम था वह था सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना। उग्र राष्ट्रवादियों ने सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया। ग्रामीण विकास, पुलिस व्यवस्था, मेलों की व्यवस्था, तीर्थ यात्रियों की सुविधा, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य, इन सभी कार्यक्रमों के अंदर भारतीय नेताओं की यह भावना थी कि भारतीय लोग सामूहिक रूप से, सहकारी रूप से एक ऐसी संस्थाएं बनाए जिनके नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो या कार्यक्रम संपन्न हो, चाहे वो मेलों की व्यवस्था हो या वो न्यायिक व्यवस्थाएं हो या ग्रामीण विकास से संबंधित हो या कहीं शांति स्थापित करने के लिए पुलिस की व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी सहकारी संस्थाओं के नेतृत्व में हो जो कि भारतीय लोगों से बनी हो। चौथा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा। ये उग्रवादी नेता ये समझते थे कि जब तक राष्ट्रीय शिक्षा का विकास नहीं होगा या हमें पाश्चात्य शिक्षा से दूर होकर के भारत की अपनी शिक्षा या भारतीय शिक्षा प्रणाली को यदि हम मजबूत नहीं करेंगे तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनप सकती है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उग्रवादी नेताओं ने विदेशी शिक्षा संस्थानों के स्थान पर या विदेशी शिक्षा प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए जगह जगह विद्यालयों की स्थापना की थी। कई ऐसे कार्यक्रम थे जैसे कि सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी। कलकत्ता में बंगाल नेशनल कॉलेज स्थापित हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं कि हिंदू कॉलेज, थियोसॉफिकल स्कूल कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि स्थापित किए गए थे, जहां पर भारतीय शिक्षा को भारतीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारतीय लोगों के द्वारा यह शिक्षा दी जाती थी।
पांचवा जो कार्यक्रम था वह था भारतीय गौरव का प्रचार प्रसार। भारतीय लोगों में आत्मविश्वास की भावना बढ़ाने के लिए भारतीय परंपराओं, भारतीय रहन सहन और भारतीय जो पुराने महापुरुष थे उनके बारे में भारतीय लोगों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करके भारतीय लोगों में ये भावना बलवती करना कि हमारा इतिहास, हमारे महापुरुष, हमारी जो गौरवशाली परंपरा है वो किसी भी रूप में पाश्चात्य लोगों से या पाश्चात्य देशों से कम नहीं थी। इन सभी कार्यक्रमों के फलस्वरूप भारतीय लोगों में कहीं न कहीं एक आत्मगौरव की, वो आत्मविश्वास की भावना आती थी। और इसी इसी के कारण हम देखते हैं कि जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए थे। इससे इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना तथा भारतीयों में आपस में एकता की भावना का संचार हो। इसके अलावा इन उग्रवादियों के द्वारा एक और कार्यक्रम चलाया गया था, वह था उदारवादियों के विचारों का विरोध करना। इन उग्रवादियों ने बताया कि जो पुराने उदारवादी थे, जिनका कि युग हमने पढ़ा था कि 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य था। इन उस समय में इन उदारवादियों के जो विचार थे, उनसे भारतीय लोगों को यह बताना कि उदारवादियों के विचारों की वजह से भारतीयों को अंग्रेजों से कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई और उनके विचारों, उनके तरीकों, उनके ढंगों से इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। स्वराज्य की प्राप्ति हेतु या स्वशासन की प्राप्ति हेतु या भारतीयों की मांगों के सही निराकरण के लिए हमें उदारवादियों के विचारों के स्थान पर एक नए विचार परंपरा को अपनाना होगा।